Assalamu alaikum. Welcome to SDG Insights. Please do subscribe, like, share and comment. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थीम 7 के अंदर खुशामदीद। आज हम पढ़ेंगे ग्लोबल बिजनेस कंपटीशन, स्ट्रेटजी एंड चैलेंजेस। थीम 7 के अंदर बेसिकली हमने सीखा था कि कारोबार को चलाने के लिए फंड किन सोर्सेज से हासिल किए जाते हैं। जैसे हमारे पास हमने इक्विटी फाइनेंसिंग पढ़ा, डेबिट फाइनेंसिंग पढ़ा। इसके अलावा हमने ये देखा कि सिक्योरिटी मार्केट्स की जो फंक्शंस होते हैं और इस्लामी फाइनेंस की जो बुनियादी रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं। और ये तमाम चीज़ें कवर करने के बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक मैप हमें समझ आ गया, एक जो आउटलाइन होती है उसको हमने अच्छे तरीके से देख लिया। तो आज के लेक्चर में हम ग्लोबल बिजनेस कंपटीशन, स्ट्रेटजीज एंड चैलेंज, अब हम देखेंगे कि ग्लोबली जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए हमारी क्या स्ट्रेटजीज होंगी और कौन से चैलेंजेस होंगे जो हमें फेस करने पड़ेंगे। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू ग्लोबल ट्रेड। ग्लोबल ट्रेड क्या होती है? ट्रेड हमारे पास बेसिकली होती है तजारत। तो जब ग्लोबल का वर्ड यूज हो गया तो मतलब बैनुल अक़वामी तजारत, यानी कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री के साथ, पूरी दुनिया के साथ जो तजारत होती है, दैट इज ग्लोबल ट्रेड। ग्लोबल ट्रेड यानी बैनुल अक़वामी तजारत के अंदर हमारी जो सरहदें होती हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स होते हैं, उनके पार सर्विसेज का तबादला किया जाता है। दरअसल कौमों के दरमियान माशी तरक्की और इंटरडिपेंडेंस के लिए ये एक बुनियादी कॉर्नर स्टोन की हैसियत रखता है। वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह हमने लेक्चर 7 के अंदर देखा था कि हमारा जो फाइनेंस है वो ब्लड लाइफ होता है, इसी तरह हमारी जो ग्लोबल ट्रेड है वो एज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड इंटरडिपेंडेंस अमंग द नेशंस। तो कौमों के दरमियान इकोनॉमिकल ग्रोथ और इंडिपेंडेंस के लिए जो कॉर्नर स्टोन है वो कौन है? वो है हमारा ग्लोबल ट्रेड। स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यू आपकी क्विज में आया है तो आपने याद रखना है। और ग्लोबल ट्रेड के अंदर हम क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं अपनी गुड्स का, सर्विसेज का अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर। अब एमसीक्यू कुछ इस तरह से भी पूछा जाता है कि जहाँ पर हम एक्सचेंज करते हैं सर्विसेज और गुड्स का इंटरनेशनल बॉर्डर्स के ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं? ग्लोबल ट्रेड कहते हैं। और ये भी पूछा जा सकता है कि नेशंस की इकोनॉमिकल ग्रोथ में कॉर्नर स्टोन को कौन सर्व करता है, कौन एज अ कॉर्नर स्टोन सर्व करता है, तो डेट इज ग्लोबल ट्रेड। इसी तरह एक ही लाइन से घुमा फिरा कर एमसीक्यू पूछे जाते हैं, तो आपने इस चीज को थोड़ा क्रिटिकली देखना होता है। इसी तरह जो ग्लोबल ट्रेड होती है, इसकी वजह से कोई भी मुल्क इस काबिल बनता है कि वो उन चीजों को प्रोड्यूस करे जिसके अंदर वो कम्पिटिटिव एडवांटेजेस रखता है। ये इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि अब कम्पिटिटिव एडवांटेजेस क्या होता है? इसका मतलब है कि आपके पास कोई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं या ऐसी गुड्स हैं जो आप सेल कर सकते हैं या प्रोड्यूस कर सकते हैं जो दूसरे मुल्कों में नहीं है, या दूसरे मुल्कों वाले ज़्यादा बेस्ट तरीके से डिलीवर नहीं कर रहे। तो जब हम ग्लोबली तजारत को देख रहे होते हैं तो हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाता है और हमें ये भी पता चल जाता है कि हम बाहर से ऐसी कौन सी चीज़ें मंगवाएं जो ज़्यादा बेस्ट हैं। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं? हम उन चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे लिए कम्पिटिटिव एडवांटेजेस हों और वो प्रोडक्ट्स बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं जो दूसरे ममालिक में ज़्यादा मौसर तरीके से बन रहे हों। अब बजाय इसके कि हमारे यहाँ एक चीज़ अच्छे से प्रोड्यूस हो ही नहीं सकती, हम उस पर खपते रहें, अपने सोर्सेज आया करते रहें, इससे बेस्ट है कि हम वहाँ से इंपोर्ट करवा लें जहाँ पर बहुत अच्छी बन रही है। अब नेक्स्ट है पाकिस्तान एक्सपोर्ट टेक्सटाइल एंड राइस। पाकिस्तान ज़्यादातर टेक्सटाइल और चावल को एक्सपोर्ट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान किस चीज़ को एक्सपोर्ट कर रहा है वर्ल्ड लेवल पर? तो डेट इज राइस एंड टेक्सटाइल। बट इंपोर्ट ऑयल एंड मशीनरी। और इंपोर्ट किसको करता है? ऑयल और मशीनरी को इंपोर्ट करता है। स्टूडेंट्स, ये दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके कवर हो गए हैं कि पाकिस्तान की इंपोर्ट क्या होती है और एक्सपोर्ट क्या होती है। इसी तरह पाकिस्तान अपनी मेहनत कश इंडस्ट्री का भरपूर फ़ायदा उठाकर
ग्लोबल मार्केट में शमूलियत इख्तियार करता है। तो जिस तरह से वो बहुत ज़्यादा लेबर, जो पाकिस्तान के लेबर्स हैं ना, वो एक्सटेंसिवली काम करते हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं। तो यही वजह होती है कि लिवरेंजरिंग इट्स लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज टू पार्टिसिपेट इन द ग्लोबल मार्केट। अब यहाँ पर हमारी दो की टर्म्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट्स क्या होती हैं? इंपोर्ट्स का मतलब है दूसरे ममालिक से खरीदी गई एशिया। अब इसके अंदर जैसे हमने ऊपर बात की, इंपोर्ट वो चीज़ होती है जो हम बाहर से ले रहे होते हैं, जो हमारे यहाँ इतनी अच्छी नहीं मिलती, या फिर हमारे यहाँ उसको प्रोड्यूस करना मुश्किल होता है। जैसे अब हमारे बिल्कुल घर के लेवल पर जैतून का तेल, हमारा जो ऑलिव ऑयल होता है, आपने बहुत बार देखा होगा ना कि जो अरब कंट्री में हमारा कोई रिलेटिव रहता है, हम वहाँ से मंगवा रहे होते हैं। हम क्यों मंगवा रहे होते हैं? क्योंकि हमें पता है कि वहाँ की जो हमारे ऑलिव ऑयल है वो ज़्यादा बेस्ट है। ये सिर्फ बेसिक सी एग्जांपल है आपके पास। इसके अलावा और बहुत सारी, जैसे हमने ऑयल और मशीनरी की बात की, तो ऐसी बहुत सारी मशीन्स होती हैं जो पाकिस्तान नहीं बना सकता, तो फिर वो क्या करता है? इम्पोर्ट करता है। ठीक है, इम्पोर्ट करता है। और एक्सपोर्ट, अब इस चीज़ में बहुत कंफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को। इम्पोर्ट करना होता है कि अगर हम इसको बहुत ही सिंपल वे में देखें कि आओ, हम किसी चीज़ को कहते हैं कि हमारे कंट्री में आओ, हम मंगवाते हैं, तो वो इम्पोर्ट है। एक्स का मतलब है कि निकालना। ठीक है, एक्स कर देना उसको। तो अपने मुल्क से जिस चीज़ को हम निकालेंगे, यानी कि हम उसको भेजेंगे किसी और मुल्क, वो होती है हमारी एक्सपोर्ट। और एक्सपोर्ट हम क्या करते हैं? गुड सोल्ड अब्रोड, जो चीज़ें बाहर भेजी जा रही होती हैं। इनका जो हमारे पास ट्रेड बैलेंस होता है, वो कौमी जो हमारे पास फाइनेंसेस होते हैं, या फिर हमारी नेशनल इकोनॉमी होती है, उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। और हमारी जो ग्लोबल ट्रेड है, ग्लोबल ट्रेड में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा अहमियत है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं, या फिर हमारे जो कंज्यूमर की चॉइसेस हैं, हम उनको वसी करें। ठीक है, जितनी ज़्यादा हमारे पास चीज़ें होती हैं, हमारी चॉइस उतनी ही ज़्यादा वास्ट होती चली जाती है। अगर हमें ना पता हो कि हमारी जो सऊदी अरब है या फिर हमारे अरब कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर अच्छा जैतून का तेल मिलता है, तो फिर हम क्या करेंगे? हम अपने ऊपर ही रिलाई कर लेंगे, बस हमें जो मिल रहा है हम खाते रहेंगे। लेकिन जब हमें पता होता है, या हमारे पास एक एक्सपेंशन होती है, तो हम अपनी चॉइसेस को क्या कर देते हैं? हम उसको एक्सपैंड कर देते हैं। इसी तरह जो हमारी इकोनॉमी ऑफ स्केल है, उसके ज़रिए हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाती है। और इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल एक्सचेंज को बहुत ज़्यादा फ़रोग मिलता है। तो ये हमारे पास फ़ायदा होता है। ये देखें, रिड्यूस प्रोडक्शन, तो इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान अगर फॉर एग्जांपल प्लेन नहीं बना सकता, तो वो ऐसे ही वेस्ट करता रहेगा अपने रिसोर्सेज को, बार बार कोशिश करने में, नाकाम कोशिशों में। तो अगर उसको पता चल जाता है कि उससे बेहतर काम हो रहा है और मौजूद है, तो वो वहाँ से इम्पोर्ट करवा लेगा। जब हमने इंटरनेशनल थ्योरी को डिस्कस किया, तो हमारे पास इंटरनेशनल ट्रेड को डिस्कस किया, तो हमारे पास डिफरेंट थ्योरीज आई। तो कुछ को यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे हम पहले हमारे पास है मर्केंटिलिज्म थ्योरी, और इसका आपने एज याद रखनी है 16 to 18th सेंचुरी। ये हमारे पास 16वीं सदी से 18वीं सदी तक बहुत ज़्यादा इन रही थी। ये ज़्यादातर एम्फिसाइज करती थी इस बात पर कि वो दौलत ज़्यादा कमाएं। ठीक है, दौलत ज़्यादा कमाएं, यानी कि उनका जो उनका ट्रेड सरप्लस है वो मैक्सिमम हो। और ट्रेड सरप्लस कैसे हो सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेड सरप्लस करवाने का जो हमारे पास सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करें, मैक्सिमाइज करें अपनी एक्सपोर्ट को, और मिनिमाइज करें अपनी इंपोर्ट को। जब हम अपनी चीज़ें भेज रहे हैं, तो बाहर वाले मुल्कों से हमें क्या आ रहा है? हमें पैसा आ रहा है। जितना ज़्यादा पैसा आएगा, हमारा ट्रेड सरप्लस उतना ज़्यादा होता जाएगा। इसी तरह अगर इसका ऑपोजिट, अगर हम चीज़ें बाहर से मंगवा रहे हैं, तो हम क्या दे रहे हैं? उनको पेमेंट कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा पैसा हमारे मुल्क से बाहर जाएगा, पाकिस्तान में उतनी ज़्यादा कमी आ जाएगी पैसे की। तो सेम यही थिंग, तो आपने याद रखना है कि हमारी जो मर्केंटिलिज्म थ्योरी थी, उसके अंदर हमने एम्फेसाइज किया था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड सरप्लस हासिल करें। और ट्रेड सरप्लस की डेफिनेशन क्या है? कि मैक्सिमाइज एक्सपोर्ट्स एंड मिनिमाइजिंग इंपोर्ट्स। तो अगरचे ये नज़रिया पुराना हो चुका है, लेकिन इसने जो इब्तदाई तजारती पॉलिसियाँ, जैसे हमारे ट्रेड हाई ट्रैफ लगाने को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया था। तो अब ये ट्रैफ क्या चीज़ होती है?
ये बेसिकली ये एक स्ट्रैटेजी लगा लें आप, एक पॉलिसी होती है कि वो ना इंपोर्ट को कम कर देते हैं। बाहर से आपने कोई चीज मंगवाई है, उस मुल्क में आपको मिसाल के तौर पर वो चीज मिली है $10 की, तो जब आपकी बॉर्डर के ऊपर आई है तो वो कुछ बैरूनी मुल्क से चीजें जो लेकर आते हैं उन पर कुछ टैक्स लगा देते हैं। वो टैरिफ लगाने के बाद आपको जो चीज पहुंचती है वो $20 के अंदर पहुंचती है। तो 10 की आपने खरीदी, 20 की आपको पड़ गई, तो आपकी हौसला शिकनी होती है, आप डिस्करेज होते हैं कि बस रहने ही दो, बाहर से मंगवाने से तो बेहतर है कि हम यहाँ की चीज़ें ही यूज़ कर लें। तो ये एक पॉलिसी थी, आपने अब याद रखना है कि अर्ली पॉलिसी हमारी जो मर्केंटलिज्म थ्योरी थी उसके लिए क्या थी कि वो टैरिफ्स को बहुत ज़्यादा हाई कर देते थे। नेक्स्ट हमारे पास है एब्सोल्यूट एडवांटेजेस। तो एब्सोल्यूट एडवांटेजेस की थ्योरी किसने दी थी? एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ के इस नज़रिए के मुताबिक ममालिक को वो अशिया बनानी चाहिए जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंटली तरीके से बना सकते हों। जो काम आप ज़्यादा बेस्ट तरीके से कर सकते हैं आपको वही करना चाहिए। ये चीज़ आप स्टूडेंट्स बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है, जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, आपको पढ़ना पसंद है, आप उसी को अगर चूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं, बजाय इसके कि जो चीज़ आपको आती नहीं है उसके लिए आप बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं। जिस चीज़ के लिए आप बने ही नहीं हैं वो आप बार बार ट्राई करेंगे तो वो आपके लिए ठीक नहीं होगा। तो ये हमारी एक साइकोलॉजिकल थ्योरी भी है और एडम स्मिथ ने एब्सोल्यूट एडवांटेजेस के तौर पर इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस करवाया था। अब मिसाल के तौर पर बांग्लादेश टेक्सटाइल में महारत रखता है लेकिन सऊदी अरब तेल पर फोकस करता है। तो हमारा जो बांग्लादेश है उसके अंदर ये जो कपड़े का काम है वो बहुत अच्छा है, वो बड़े एक्सपर्ट हैं इस चीज़ के अंदर। लेकिन अब जो सऊदी अरब है उसका फोकस तो ऑयल पर है क्योंकि उसके पास ऑयल के बहुत सारे सोर्सेज हैं। तो अगर ये ऑपोजिट कर दें तो क्या कोई काम होगा? नहीं, दोनों ही नाकाम हो जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि जिस चीज़ में एक्सपर्ट हों हम उसी चीज़ को करें। और हमारे एडम स्मिथ ने भी हमें यही कहा था फॉर द एमसीक्यू कि बांग्लादेश स्पेशलाइज है टेक्सटाइल में, वाल सऊदी अरब फोकस करता है किसके ऊपर? ऑयल के ऊपर। अब आपसे लॉन्ग क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स? हमेशा की तरह हम इसको भी डिस्कस करते हैं। इसी तरह दो ममालिक का आ जाएगा आपके पास कि ये मुल्क इस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है और ये मुल्क इसके अंदर स्पेशलाइज्ड है। तो वो क्या करना चाहते हैं? वो अपने ट्रेड सरप्लस को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। तो वो क्या करेंगे, मतलब कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएंगे, या फिर इस सिनेरियो के अंदर उनको कौन सी स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए ज़्यादा बेस्ट परफॉर्म करना चाहिए? तो अभी हमने पढ़ लिया ना कि एब्सोल्यूट एडवांटेजेस में जो आपको ज़्यादा अच्छे से आता है आप वही करें। तो आप आंसर करेंगे कि एब्सोल्यूट एडवांटेजेस थ्योरी को यूज़ करते हुए अगर ये काम करेंगे तो ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्पेटिटिव एडवांटेजेस। तो ये हमारी डेविड रिकार्डो ने हमारे पास ये दिया था, याद रखना है। कॉम्पेटिटिव एडवांटेजेस यहाँ पर इसको हम रेज करते हैं। कंपैरेटिव एडवांटेजेस किसने हमें इंट्रोड्यूस करवाया था? डेविड रिकार्डो ने। अब हमने दो चीज़ें पढ़ ली ना कि हम इंपोर्ट अगर ज़्यादा करेंगे, एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, इंपोर्ट कम करेंगे, और फिर हमने ये भी पढ़ लिया कि जिस चीज़ में आप बेस्ट हैं वो करें। लेकिन कोई ऐसा कंट्री भी तो होता है जो इन दोनों में ही नहीं होता, ठीक है, इन दोनों पे ही पूरा नहीं उतरता। कि अगर कोई ऐसा कंट्री आ जाए वो तमाम शोबों में ही लेस एफिशिएंट हो, तब भी उनको अपने ही जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। अब जैसे मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स के मुकाबले में पाकिस्तान का चावल पर ज़्यादा फोकस करना क्या है, एक बेहतरीन मिसाल है। नो डाउट कि अब चावल बहुत सारे कंट्रीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, अच्छे प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन अब इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है। पाकिस्तान इसके अलावा कोई अच्छी चीज़ अगर नहीं कर पा रहा तो उसे अपने उसी चावल के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। नई नई वैरायटीज़ लेकर आनी चाहिए, न्यू ट्रेंड्स इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए अपनी इम्पोर्ट को बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पर जो टर्म है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में भी बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको कवर ना किया हो। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक छोटी सी मिसाल लेते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा मैथमेटिकल होना पड़ेगा, लेकिन आप इस कंसेप्ट को मास्टर कर लेंगे। फर्ज करें पाकिस्तान की जो रिसोर्सेज हैं, जो भी सोर्सेज हैं, उसमें या तो वो 50 किलो चावल पैदा कर सकता है या फिर उसके मुकाबले में वो 10 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बना सकता है।
पाकिस्तान का हमने क्या लगाया, हम यहाँ पर नोट भी करते हैं कि हमने कहा पाकिस्तान क्या कर सकता है, या तो पाकिस्तान 10 किलो चावल बना सकता है उसके पास जो सोर्सेज हैं, या फिर क्या कर सकता है पाकिस्तान उसके मुकाबले में डिवाइसेस बना सकता है। यहाँ पर हम 50 कर लेते हैं, चलें यहाँ पर हम 50 कर लेते हैं, 50 किलो चावल पाकिस्तान के लिए हम लगा लेते हैं, और इसके मुकाबले में वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस बना रहे हैं उनको हम कर लेते हैं 10। अब इनके मुकाबले में अगर हम चीन को लेकर आए तो चीन क्या करता है, वो 100 किलो चावल या 50 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बना सकता है। तो वो चावल कितने बना सकता है, यहाँ पर हम करते हैं, चावल वो बना सकता है 100 किलो, और जो डिवाइसेस हैं वो कितनी बना सकता है पाकिस्तान के मुकाबले में, वो तो 50 बना सकता है। अब यहाँ से हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को किस तरह से निकालेंगे, पाकिस्तान के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि कितना चावल कुर्बान करना पड़ेगा। तो टोटल हमारे पास क्या है, 50 है हमारे पास, जो इसकी जो राइस है ना हमारे पास, और उसके मुकाबले में 10 हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो अब हम इसको काट के देखते हैं किस तरह से। यहाँ से हम पेन लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इशू आ रहा है स्टूडेंट्स, आप इसको इसी जगह पर देख लें। जैसे अब हमारे पास 10 है, जब हम 10 को काटते हैं 50 के ऊपर तो हमारे पास क्या था, 5 किलो चावल। यानी कि चीन के लिए हमारा जो पाकिस्तान है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाना पड़ता है तो उसे 5 किलो चावल कुर्बान करना पड़ेंगे। 5 किलो चावल उसके कुर्बान होंगे, फिर जाकर एक डिवाइस बनेगी। इसी तरह अगर हम 50 को डिवाइड करें 100 के ऊपर तो बचता है 2। इसी अब हमारा जो चीन है उसे एक डिवाइस बनाने के लिए सिर्फ 2 किलो चावल लगाने पड़ेंगे। तो बताएं इसमें फर्क तो है ना। अब देखें, चूंकि चीन की जो कास्ट है वो सिर्फ 2 किलो चावल है, जबकि पाकिस्तान की 50 किलो, तो सॉरी 5 किलो। इसके लिए चीन को इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस बनानी चाहिए और पाकिस्तान को चावल की पैदावार को सप्लाई करना चाहिए, ताकि हमारी जो इंटरनेशनल तजारत है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो यही हम काम करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर। ये आपने इकोनॉमी जो इकोनॉमी का हमारा सब्जेक्ट था इको 401 आई थिंक, उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से कवर किया होगा इन तमाम चीज़ों को। नेक्स्ट हमारे पास है हेक्सर-ओलन थ्योरी। तो हेक्सर-ओलन थ्योरी बेसिकली हमें क्या कहती है, क्रिएट स्टेम्स फ्रॉम सोर्सेज एविडेंस। तो इसका मतलब क्या है कि ये नज़रिया हमें बताता है कि तजारत वसाइल की कसरत की वजह से वजूद में आती है। जब चीज़ें हमारे पास ज़्यादा होंगी तभी तो हम तजारत करेंगे। जो चीज़ हमारे पास है वही, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास आपकी ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है फिर ही आप किसी को देंगे, लेकिन अगर आपके पास खुद इतना है कि आपकी ज़रूरतें बड़ी मुश्किल से पूरी हो रही हैं तो फिर तो आप किसी को नहीं देंगे। तो सेम यही चीज़ है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो आवाम के लिए गंदम होती है या चावल होते हैं वो रख लेती है, जब उसके अलावा जो बचते हैं ना उनको क्या करवा देती है, उनको एक्सपोर्ट करवा देती है। अब देखें, पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है टेक्सटाइल को, क्योंकि उनके पास पाकिस्तान की आवाम से ज़्यादा टेक्सटाइल बचती है। एंड कैपिटल रिच जर्मनी एक्सपोर्ट मशीनरी, और जो हमारी कैपिटल रिच जैसे जर्मनी है वो किस चीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं, मशीनरी को एक्सपोर्ट करते हैं। पोर्टर डायमंड मॉडल, पोर्टल्स डायमंड मॉडल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन। यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं कि ये आपका जो कंसेप्ट है ये लॉन्ग के लिए, यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा सा, लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ये आपसे बोला जाता है कि आप पोर्टर डायमंड थ्योरी के बारे में बताएं। तो कम्पिटिटिव एडवांटेजेस राइज फ्रॉम फैक्टर कंडीशन। अब फैक्टर कंडीशंस हमारे पास कौन सी होती हैं स्टूडेंट्स, फैक्टर कंडीशंस में हमारे पास आ जाता है स्किल्ड लेबर। याद रखना है फैक्टर कंडीशन में कौन सी चीजें आती हैं, हमारी स्किल्ड लेबर। जो डिमांड हमारे पास कंडीशंस है उसके अंदर क्या आता है, लोकल मार्केट सोफिस्टिकेशंस, ठीक है। और इंडस्ट्री रेवलरी के अंदर क्या आ जाता है, जैसे जापान ऑटो सेक्टर। अब इन तीनों टर्म्स को तो आपने देख लिया फॉर द एमसीक्यू। हमारी ये जो थ्योरी है वो क्या कहती थी, तो अगर हम कंपिटिटिव एडवांटेजेस फैक्टर के हवाले से बात करें
तो हमारे पास जो हुनरमंद लेबर्स होते हैं, इसी तरह हमारी जो डिमांड कंडीशंस है, हमारी मकामी मार्केट का जो एक ट्रेंड होता है, और जो इंडस्ट्री के मुकाबले में हमारी जो रिवाइवल्स होते हैं, उनको अगर हम इन सब चीज़ों को मिलाकर एक हम एनालिसिस करें, तो उसको हम कहते हैं पोर्टर डायमंड मॉडल। जो भी चीज़ आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवा रहे हैं, उसके लिए आपको ये देखना पड़ता है कि आपके पास कितनी स्किल्ड लेबर है, आलमी मार्केट की क्या डिमांड है, और आपके जो मध्य मुकाबिल हैं वो कौन से लोग हैं। अब हमारी जो कुछ मॉडर्न थ्योरीज हैं, उनके अंदर ग्रेविटी मॉडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। बेसिकली ग्रेविटी मॉडल ये वाजे करता है कि ट्रेड यूजुअली जियोग्राफिकली तौर पर करीब या फिर माशी तौर पर बड़ी कौमों के दरमियान ज़्यादा फ़रोग पाती है, जैसे यूरोपीय यूनियन के अरकान के दरमियान। तो ये हमारी जो पोर्टर डिमांड मॉडल है और ग्रेविटी मॉडल है, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए, जिसकी आपने सुना होगा ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये वाली एग्जांपल यहाँ पर बहुत फिट बैठती है कि हमारी जो तजारत है वो उन्हीं कंट्रीज के दरमियान होती है जो कमर्शियली, इकोनॉमिकली और जियोग्राफिकली क्लोज होते हैं, यानी कि बड़ी बड़ी जो हमारे पास नेशंस होती हैं। तो अनफॉर्चुनेटली दुनिया का ये जो निज़ाम है, उसमें जो कमज़ोर है उसके साथ ना तो रिश्ता किया जाता है और ना ही उसके साथ तजारत की जाती है। तो सेम यही चीज़ हो रही है हमारी दुनिया के अंदर। जो बड़े बड़े कंट्रीज है ना, वो आपस के अंदर ही तजारत करते हैं, एक दूसरे के साथ ही लेन देन करते हैं। वो जो कमज़ोर है उसको ऊपर नहीं आने देते, कमज़ोर को और दबाते हैं, और जो पहले से ऊंचा है उसको और ऊंचा करते हैं। तो ये हमारी ग्रेविटी मॉडल है। अब जहाँ पर हमने इसके इतने ज़्यादा एडवांटेजेस पढ़ लिए, वहाँ पर इसके कुछ नुकसान भी हैं। तो बैरियर जो पहला आता है वो है टैरिफ्स एंड कोटाज। टैरिफ अभी हमने पढ़ा कि इंपोर्ट के ऊपर टैक्स लगाना, या फिर इनकी एक मिकदार को हम एक बॉन्ड कर देते हैं, और इसके अलावा जो हमारी मुकामी इंडस्ट्री है उसको तहफ़्फ़ुज़ देना। अब देखिए, आपने टैरिफ का जैसे ही वर्ड सामने आया, तो जैसे अगर आप बाहर कभी गए हो तो आपसे कह दिया जाता है कि आप इससे ज़्यादा हैवी बैग को नहीं कर सकते, आप इससे ज़्यादा चीज़ बाहर से नहीं लेकर जा सकते। जब आप सऊदी अरब हज करने गए हों या इस तरह का कोई भी आपके साथ हुआ हो, तो एक लिमिट होती है हर चीज़ पर, ऐसा ही होता है। और ये तो हो गए हमारी टैरिफ्स। इसी तरह अगर हम अपनी पाकिस्तान की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को राइज करवाना चाहते हैं, तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, उसको हम कोटाज लगाते हैं और टैरिफ्स को बढ़ाते हैं, और इससे क्या होता है, लेकिन इससे जो सार्फिन के लिए कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। नुकसान ही है ना कि जिसने ख़रीदना है उसके लिए कीमतों में बड़ा इजाफा हो जाता है। जिस तरह पाकिस्तान में लग्जरी गाड़ियों पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा हुआ है। तो मकसद यही है कि पाकिस्तानी मुल्क की ही गाड़ियाँ इस्तेमाल करें, बाहर से इम्पोर्ट ना करवाएँ। इसी तरह हमारी सब्सिडीज़ होती हैं, जो हमारा डोमेस्टिक बिज़नेस होता है उसको फ़रोग देने के लिए हुकूमत माली इमदाद को बहुत सिंसियरली क्या कर देती है, उसको सब्सिडाइज कर देती है, यानी कि गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट टू लोकल बिजनेस डिसऑर्ड कंपटीशन। हाँ जी, तो इससे फ़ायदा तो होता है कि उसे होम इंडस्ट्री को वो फ़रोग दे रही है, लेकिन इससे हमें नुकसान भी होता है। वो क्या है कि हमारा जो कंपटीशन होता है ना, वो बिगड़ जाता है। सबको मुकम्मल सब्सिडी मिलती है, तो सबके प्रोडक्ट्स की वही कीमत हो जाती है। तो फिर जो हमारे जैसे आटे के ऊपर सब्सिडी मिलती है ना, सेम इसी तरह। तो इससे हमें क्या होता है कि जो जैसे अमेरिका में ज़राअत की मद में दी जाने वाली सब्सिडीज़, अमेरिका ज़राअत की मद में बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ देता है, जिस तरह पाकिस्तान आटे के ऊपर सब्सिडी दे देता है, जो सिर्फ नाम की होती है। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्निकल स्टैंडर्ड्स। तो टेक्निकल स्टैंडर्ड्स कौन से हैं? सेफ्टी या क्वालिटी की इंतहाई सख्त कवानीन इंपोर्ट्स को मार्केट्स में आने से रोकते हैं, जैसे पाकिस्तान टेक्सटाइल के लिए बनाए गए यूरोपीय कानून। तो ये देखिए, ये बहुत ही काला कानून है कि यूरोप वाले, अब पाकिस्तान टेक्सटाइल में अच्छा इंपोर्ट कर सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है, लेकिन इन्होंने इतने कोई सख्त किस्म के रूल्स बना दिए हैं कि पाकिस्तानी जब अपनी चीज़ वहाँ पर भेजते हैं तो इतने टैक्स लगते हैं, इतनी ज़्यादा कटौतियाँ होती हैं कि इंतहाई कम मुनाफा मिलता है। ये सिर्फ इसलिए है कि पाकिस्तान को और नीचे किया जाए।
ये जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे हमने पढ़ा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, बिल्कुल वही चीज़ होती है। वो इतनी रेगुलेशंस और इतनी लगा देते हैं कि हमारी जो इम्पोर्ट होती है वही ब्लॉक हो जाती है। हालांकि पाकिस्तान इम्पोर्ट के ऊपर कोई इतनी खास पाबंदियां नहीं लगाता, लेकिन ये जो यूरोपीय कंट्रीज हैं, उनकी तरक्की का बेसिकली राज ही ये है कि वो खुद के ऊपर ही गुजारा करते हैं। आपने ये मिसाल ये चीज़ सुनी होगी कि जब चीन में चीनी की कमी हुई, ठीक है, शुगर बहुत ज़्यादा कम प्रोड्यूस हुई, तो उन्होंने बजाय इसके कि वो इंपोर्ट करें बाहर से, उन्होंने अपनी आवाम से कहा कि चीनी कम है इसलिए यूज़ ही कम करो, आप लोग इस्तेमाल ही कम कर दो, अपनी डिमांड ही कम कर दो। तो ये वाली चीज़ें उन लोगों ने की थी और यही उनकी तरक्की का बहुत बड़ा राज है। इसी तरह हमारे पॉलिटिकल बैरियर्स होते हैं, जो सियासी मकासद के लिए लगाए जाने वाली पाबंदियाँ होती हैं, जैसे ईरान पर, या फिर तजारती जो हमारे पास ट्रेड वार्स होती हैं, वो पूरी सप्लाई चेन्स को दरहम भरहम कर देती हैं। जैसे कोई जंग हो रही होती है ना, तो फिर पाबंदियाँ लग जाती होती हैं, जैसे ये सेक्शंस लगे हुए हैं ईरान के ऊपर। और ये जो हालिया हमारी जंग हो रही है ईरान और इसराइल के दरमियान, तो इससे कुछ पाबंदियाँ लग जाती होती हैं। और कल्चरल डिफरेंसेस, तो कल्चर्स के भी बड़े डिफरेंसेस होते हैं, जैसे सकाफती फ़र्क की वजह से ब्रांडिंग या पैकेजिंग की खामियां मार्केट में दाखिले को रोक सकती हैं। जैसे कुछ सकाफतों में बाज़ अलामतें या फिर रंग को नागवार समझा जाता है। तो बहुत सारे ऐसे रंग हैं जो यूरोपीय यूनियंस के अंदर बैंड होते हैं। जो सकाफत में, अब पाकिस्तानी सकाफत के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको बुरा समझा जाता है। बेसिकली जो हमारे यहाँ वाइट रंग और ब्लैक रंग, इसके लिए बहुत सारी मिसकंसेप्शंस बनी हुई हैं, तो सेम यही सकाफत का हिस्सा होती हैं। और बहुत से मुल्कों में इस तरह की जो चीज़ें हैं वो राइज हैं। अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो करेंसी की मिकदार में मुसलसल डीवैल्यूएशन और इलाकाई कुशीदगी, जैसे पाकिस्तान और भारत के साथ तजारत पर पाबंदी यहाँ की तजारत को मज़ीद पेचीदा कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो करेंसी है वो बड़ी डीवैल्यू हो रही है। पाकिस्तान का जो पैसा है वो डॉलर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा नीचे आ रहा है, और जिसकी वजह से अब इंडिया के साथ हम तजारत नहीं कर रहे, तो ये भी हमें एक नुकसान होता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रेटजीज टू इन्हांस ग्लोबल ट्रेड। सो अब कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज बनाई जाएं जिसकी वजह से हम ग्लोबल ट्रेड्स को बढ़ा सकें। इन तमाम रुकावटों पर काबू पाने के लिए कौमों और बिजनेसेस को कुछ प्रोटेक्टिव मेजरमेंट्स अपनाने पड़ते हैं, और उससे सबसे पहला हमारे पास जो एग्रीमेंट है, डेट इज़ अ ट्रेड एग्रीमेंट। अब इसके अंदर फ्री हमारी जो ट्रेडिंग होती है, फ्री ट्रेडिंग एग्रीमेंट्स FTS, तो आपने याद रखना है ज्वाइनिंग FTS। FTS का मतलब क्या होता है? फ्री ट्रेडिंग एग्रीमेंट्स, जैसे पाकिस्तान और चाइना, तो ये आपस में तजारत कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो मल्टी लिटरल बॉडीज़ होती हैं, मल्टी लिटरल बॉडीज़ जैसे हमारी WTO, RSA, FTA, तो इसमें शामिल होने से ट्रैफ कम हो जाते हैं और हमारे जो तजारत के कुछ असूल होते हैं वो स्टैंडर्डाइज हो जाते हैं। तो अगर हम इन कमेटीज़ को या फिर इन जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको ज्वाइन करें, तो हमारे टैक्स भी कम होते हैं और एक स्टैंडर्ड बन जाता है। फिर ये नहीं मायने रखता कि किस कंट्री की किस से तजारत हो रही है, बस वो जो स्टैंडर्ड है हमें उसे ही फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। तो जैसे प्रोजेक्ट्स हमारे पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव करते हैं। जिस तरह हमारी बंदरगाहें हैं, सड़क हैं, उनको बेहतर बनाते हैं ताकि हमारे जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा बेहतर हो सके। हम जैसे अब बाय प्लेन अगर हो रही हो, तो हम ऐसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं टेक्नोलॉजीज जिससे काम जल्दी हो और ज़्यादा अच्छे से हो। डिजिटल ट्रेड क्या होती है? ई कॉमर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके लिए जो दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये रहा हमारी अलबेला और दराज। ये याद रखना है आपने। ई कॉमर्स के लिए पाकिस्तान की कौन सी बहुत ज़्यादा फेमस है? अलबेला एंड दराज, जो इनेबल करते हैं ग्लोबली ट्रेड को, और इससे आलमी मार्केटिंग जो आलमी कस्टमर्स होते हैं उन तक हमारी रसाई पहुंच जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। तो एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स के अंदर मुकामी बिजनेस को इंटरनेशनल के मुकाबले में बेहतर या काबिल बनाने के लिए ट्रेनिंग और जो टैक्स होती है उसके अंदर छूट दे दी जाती है, जिसे हम TDAP कहते हैं। और ये TDAP एक हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफरेंट प्रोग्राम्स लेकर आता है, जिसमें ट्रेनिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा छूट होती है। जैसे हमारी अब कोर्स एरा एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर अच्छी स्किल्स सिखाई जाती हैं इंटरनेशनल लेवल पर, और बहुत कम चार्ज करते हैं। इवन बहुत सारे कोर्सेज फ्री भी होते हैं। तो फॉर द स्टूडेंट्स
आपको वो कोर्सेज करने चाहिए आपकी ई कॉमर्स के लिए, वो बहुत अच्छे होते हैं। नेक्स्ट है करेंसी स्टेबिलिटी। तो करेंसी हमारा जो ज़र मुबादला है उसके लिए फोरकास्टिंग और उसको इनकरेज किया जाए, जो हमारी फॉरेन कंट्रीज़ हैं उसकी भरपूर हौसला अफजाई की जाए। तो हम इसे किस तरह प्रिडिक्ट करें अपने एक्सचेंज रेट को और इनकरेज करें फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, यानी कि लोग बाहर से आएँ और हमारे मुल्क के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। MNC लाइक एप्पल एंड अच्छा जी, तो मल्टीनेशनल कंपनियां जैसे एप्पल और हमारी जो यूनिलीवर बैनुल अक़वामी सरहदों के पार काम करती हैं और ग्लोबलाइजेशन को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाती हैं। इनके जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं वो रोज़गार के लिए मौके पैदा करते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी की जो कन्वर्जन है और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्रोग्रेस है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा शामिल है। अब बेहतरीन मिसाल में पाकिस्तान में जो नेस्ले की डेयरी फार्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। तो यही चीज़ें होती हैं कि हमारे जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, जैसे हम जॉब क्रिएशन करते हैं, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करते हैं, तो वो होते हैं हमारे पॉजिटिव इम्पैक्ट। और पाकिस्तान के अंदर जो पॉजिटिव इम्पैक्ट कर रहा है वो कौन है? नेस्लेस, ठीक है, वो डेयरी प्रोडक्ट्स पे बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस भी कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव इम्पैक्ट्स। तो नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या होते हैं? ताहम इन कंपनियों के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, जिसमें अपना कमाया हुआ मुनाफा वापस अपने मुल्क में ले जाना, ठीक है, वो जो कमाते हैं वो अपने मुल्क में लेके जाते हैं, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट ही नहीं करते। इसके अलावा जो एक हमारे पास इसका नुकसान कह लें कि इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, यानी कि माहौल की तनज़्ज़ुली। तो इससे क्या होता है, हमारा माहौल इफेक्ट हो रहा है और जो डोमिनेंस है, जो मुकामी फ्रेंड्स हैं उस पर गलबा हासिल कर लेते हैं। बाहर से जो ब्रांड आता है वो किसी मुल्क में आकर इन हो जाए तो जो मुकामी लोग होते हैं उनका काम तो बैठ ही जाता है वहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास है इमर्जिंग ट्रेंड्स। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, AI, कॉमर्स, रिमोट वर्क इनेबल, ये जो तमाम चीज़ें होती हैं वो ग्लोबली compete करने को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं करने के लिए। और सस्टेनेबिलिटी, इसके अंदर हमारे जो सारिफ अब माहौल दोस्त ब्रांड को ज़्यादा तरजीह देते हैं, जिसमें कंपनियों को ग्रीन प्रैक्टिसेस जैसे ग्लोबल न्यूट्रल सप्लाई चेन्स अपनाने पर मजबूर किया जाता है। अब इस चीज़ के लिए ना बहुत फंड दिया जाता है कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं, ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाएं जो इको फ्रेंडली हों, ठीक है। पूरी दुनिया में इस चीज़ का बड़ा ट्रेंड है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप लोग का बिजनेस का माइंड है ना, तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जो इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं। जाहिर सी बात है, अब इस दुनिया में हमने तरक्की करनी है, लेकिन इस दुनिया में रहना भी तो है, इस दुनिया की फ़ज़ा में सांस भी तो लेना है। तो इस चीज़ को अब दुनिया ने बड़ा फ़ील किया है, दिल पे लिया है, इसीलिए अब वो क्या करते हैं, ऐसी चीज़ों को प्रमोट करते हैं जो इको फ्रेंडली हों। सप्लाई चेन रेजिलेंस, तो इसके अंदर जैसे कोविड के बुरहान के बाद फ्रेंड्स अपने इन्हसार को कम करने के लिए सप्लाई चेन को रीजनली सतह पर मुंतकिल कर रही हैं। जैसे बहुत सारी कंपनियों का चीन से निकलकर किसी और मुल्क के अंदर शिफ्ट हो जाना, यानी कि वेटिनम में शिफ्ट हो जाना। तो इससे बहुत ज़्यादा असर हुआ जब से चीन के अंदर ये वबा फैली थी ना, तो सारे मुल्कों ने ये कहा कि भाई चीन ने ही हमें इसके अंदर किया था। आपने सुना होगा ना खबरों के अंदर कि चीन बड़ी जल्दी इस वबा से निकल आया था, लेकिन पूरी दुनिया इसके अंदर स्टक हो गई थी। तो इससे हमारी जो सप्लाई चेन होती है वो ब्लॉक कर जाती है। बहुत लेंथी लेक्चर हो जाते हैं। अब हमारे पास है ट्रेड वार। तो ट्रेड वार क्या होती है? तहफ़्फ़ुज़ पसंदी पॉलिसियाँ जो हमें प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ होती हैं, जैसे US और चीन की जो ट्रैफ की जंग होती है। इसके अलावा आलमी जो डायनामिक्स होती हैं वो तेज़ी से बदल रही हैं और जो कल्चरल कस्टमाइजेशन है, कामयाब ब्रांड्स अपनी प्रोडक्ट को मुकामी ज़ौक़ के मुताबिक ढाल लेते हैं। जैसे पाकिस्तान में मैकडॉनल्ड का हलाल मेन्यू मुतारिफ़ करवाना। मैकडॉनल्ड की दुनिया के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे जो हराम होंगे, लेकिन उन्होंने देखा कि पाकिस्तान के अंदर हराम यूज़ नहीं होता, हराम मुश्किल है चलना, तो यानी कि उसकी डिमांड कम है। तो फिर वो क्या उन्होंने करवाया कि मैकडॉनल्ड ने हलाल प्रोडक्ट्स मेन्यू इंट्रोड्यूस करवाया। और देखिए हर जगह पर छोटे से छोटे सिटी के अंदर भी मैकडॉनल्ड का कोई ना कोई रेस्टोरेंट, कोई ना कोई ब्रांच मौजूद है, क्योंकि उन्होंने जो ज़रूरत थी उसको बहुत अच्छी तरीके से पिक किया था। अब यहाँ से हमने क्या हासिल किया इस लेक्चर के अंदर से? तो बेसिकली हमने देखा कि ग्लोबल ट्रेड स्पेशलाइजेशन, कॉर्पोरेशन और इनोवेशन पर बहुत ज़्यादा ग्रो करती है, लेकिन इसे कुछ प्रोटेक्शनिज्म और कल्चरल मिसकंसेप्शंस का भी सामना होता है। बिजनेस और कौमों को एक जो होता है
इत्तेहाद के साथ रहना चाहिए और इसके अलावा जो तजारती थ्योरीज हैं उनको दुरुस्त इस्तेमाल करना चाहिए, डिजिटल टूल्स को अपनाना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी के रुझानात को कोऑर्डिनेट करना चाहिए। और पाकिस्तान के लिए जो ग्लोबल इंटीग्रेशन है उसकी जानिब अहम कदम ये हैं कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बेहतर बनाएं, एक्सपोर्ट्स की हर मुमकिन जो एक्सपोर्टर्स हैं उनकी हर मुमकिन मदद ली जाए, अट्रैक्ट किया जाए एथिकल एमसीबी इन्वेस्टर्स को, और इसके लिए सरमायाकारी की तरफ उनको राग़िब किया जाए। होप सो तमाम चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होंगी। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।